AS9 we started yesterday. Revenue recognition, one of the very old accounting standards. और ये AS में रेवेन्यू जो कवर्ड है वो सिर्फ ब्रॉडली याद रखेगा तीन तरह की रेवेन्यू. एक सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज यूज बाय एंटरप्राइज रिसोर्सेज बाय अदर्स, और उसमें तीन तरह की कमाई है: इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी. सेल ऑफ गुड्स में अपन ने कल समझा तीन चीज़ें ध्यान में रखिए. सबसे पहला, या तो प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, और वो नहीं भी हुई है, रिस्क रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप शुड बी ट्रांसफर्ड टू बायर. देन अमाउंट कितना मिलेगा उसमें अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए. कलेक्शन होगा कि नहीं होगा उसकी भी अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए. अगर ये तीनों चीज़ें फुलफिल हो गई उस दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे. रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते वक्त ही डाउट है पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कितना पैसा आएगा उसका डाउट है. एएस कहता है इंतजार करिए, जब तक ये अनसर्टेनिटी खत्म नहीं हो जाती रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा. उसके बाद कुछ स्पेशल टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से वी हैव टू डिसाइड रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगी. जैसे कैश ऑन डिलीवरी, इंस्पेक्शन, इंस्टॉलेशन आपको करके देना है, बायर चेक करेगा, उसके बाद गुड्स लेगा. तो समथिंग लाइक दैट, वो जब कंडीशन जो प्री कंडीशन थी सेल की वो कंप्लीट होने पर ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगी. अगेन थर्ड पार्टी को ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए. आपका कंसाइनी हो गया, आपका एजेंट हो गया, आपका ब्रोकर हो गया, अगर वो एज ए एजेंट काम कर रहा है रेवेन्यू तब तक रिकॉग्नाइज नहीं होगी जब तक वो आगे थर्ड पार्टी को सेल नहीं करते. देन सर्विसेज में अपन ने समझा कि दो तरह की सर्विसेज हो सकती है. एक सिंगल सर्विस देनी, एक तरह का काम करके देना है, तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगी? जब वो काम कंप्लीट हो जाए. काम शुरू होने से मतलब नहीं, आधा काम हो गया उससे मतलब नहीं, काम कंप्लीट होना चाहिए. तो अगर एक सिंगल सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कोई इवेंट मैनेजमेंट, एक इवेंट आपने लिया, वो इवेंट कंप्लीट होने के बाद ही आप फीस रिकॉग्नाइज कर सकते हो. एडवर्टीजमेंट, जब तक वो एडवर्टीजमेंट अपीयर नहीं होता, क्योंकि तब तक आप कहेंगे वो सर्विस कंप्लीट नहीं हुई. टीवी आप थिएटर में आपने मूवी का टिकट बुक कराया, जब तक मूवी कंप्लीट नहीं हो उस वक्त हम कहेंगे थिएटर वाले का सर्विस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया. तो कंप्लीटेड सर्विस का मतलब सर्विस कंप्लीट होने के बाद ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगी. अनदर वाज परसेंटेज कंप्लीशन. अगर आपका सर्विस कंटिन्यूस बेसिस पे है, सीरीज ऑफ एक्ट्स हैव टू बी परफॉर्म्ड, तो उस केस में प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन लगेगा. आपने जितना काम कर दिया है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली उतनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगी. ओके अब लास्ट पार्ट है रेवेन्यू फ्रॉम यूज ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज बाय अदर्स. दूसरे लोग अगर अपना पैसा काम में लेते हैं तो उसमें या तो अपने को इंटरेस्ट मिलेगा या डिविडेंड या रॉयल्टी. तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है? तो देखिए, रेवेन्यू ऑल्सो अक्रूज व्हेन एंटरप्राइज ऑन अकाउंट ऑफ यूज ऑफ इट्स रिसोर्सेज बाय अदर्स. Thus, interest accrues when funds are used by others. Royalty accrues when others use your patents, trademarks, copyrights. Revenue from interest, royalty, etc. should be recognized as follows, provided no uncertainty as to दो चीज़ों की. कौन सी? मेजरमेंट एंड कलेक्शन. कुल मिला के ये दोनों चीज़ें जो है, अमाउंट में डाउट नहीं होना चाहिए, कलेक्शन में डाउट नहीं होना चाहिए. तीनों जगह हर जगह कॉमन है. अब इंटरेस्ट, हाँ, इंटरेस्ट के लिए एज यूजुअल हमेशा से क्या रूल रहता है भाई? टाइम प्रपोर्शन बेसिस. कितने दिन कितने महीने हो गए हैं 31 मार्च तक, भले आपकी टर्म्स कंडीशन कुछ भी हो. सपोज आपने किसी को 1 लाख रुपए उधार दिए और उसको बोल दिया ब्याज समेत 4 साल बाद एक साथ पैसे देना, मतलब इंटरेस्ट भी 4 साल बाद एक साथ देगा, प्रिंसिपल भी एक साथ देगा. तो भले ही वो ब्याज का पेमेंट 4 साल बाद करेगा, पर इंटरेस्ट अक्रूज ऑन टाइम प्रपोर्शन. आपको एक्रूड इंटरेस्ट इनकम तो हर साल प्रोवाइड करना ही करना है. सो इट इज ऑलवेज टाइम प्रपोर्शन. रॉयल्टी विल डिपेंड्स ऑन रेलेवेंट एग्रीमेंट्स. अब एग्जाम्पल, हमने हमारा एक पेटेंट दे दिया और उसके लिए रॉयल्टी का ये एग्रीमेंट फिक्स हुआ कि पर यूनिट विल चार्ज ₹10 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड. ओके, और इस साल उस सामने वाले ने 1 लाख यूनिट्स बनाए, प्रोड्यूस हुए, उसमें से 60,000 यूनिट्स उसने सेल कर दिए. तो मेरे लिए इस बार की रॉयल्टी इनकम कितनी होगी? सामने वाले को दे दिया मेरा पेटेंट कि जितने यूनिट्स बनाएगा पर यूनिट 10 रुपये रॉयल्टी लूँगा, और उसने 1 लाख यूनिट्स बनाए, उसमें से 60,000 बेच दिए. तो ऑब्वियसली आप कहेंगे 1 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 10. अब मेरा एग्रीमेंट है पर यूनिट सोल्ड, तो 60,000 हो जाएगा. बाकी 40,000 जो बना लिए उसकी रॉयल्टी इनकम इस साल नहीं आएगी, अगले साल जब बेचेगा. रीज़न बाई चांस वो अगले साल बेच ही नहीं पाए,
तो इसलिए मैं आज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। ओके, तो रूल इज सिंपल, आपका एग्रीमेंट क्या है वो एग्रीमेंट पढ़ के हम आइडेंटिफाई करेंगे कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होगा। डिविडेंड, डिविडेंड के केस में कंपनी प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट कमाते ही मैं डिविडेंड की एंट्री कर लूँ? हाँ, पर प्रॉफिट जितना कमाया सारा डिविडेंड देना ज़रूरी है क्या? सारा तो छोड़ो, हो सकता है बिल्कुल ही नहीं दे। तो मुझे एज अ शेयर होल्डर डिविडेंड लेने का राइट कब बनेगा? जब कंपनी उस डिविडेंड को डिक्लेयर कर दे। सिर्फ प्रपोज करने से भी काम नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए? डिक्लेरेशन। सो डिविडेंड व्हेन द राइट ऑफ एंटरप्राइज टू रिसीव डिविडेंड इज स्टैब्लिश्ड, ब्रैकेट में लिख लो डिक्लेरेशन। तो जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, इट बिकम्स माय राइट टू रिसीव, तो उस दिन मैं एक्रूअल बेसिस पे डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड कर लूँगा। समझिए, डिक्लेरेशन होना ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ प्रपोज हुआ। तो लॉ में आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे कि मान लीजिए डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया 20%, एजीएम में शोल्डर्स हैव अ राइट, वो चाहें तो 20% डिक्लेयर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, नील कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी थोड़ी है कि डायरेक्टर्स ने 20 प्रपोज किया तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए राइट ना बनना चाहिए। राइट कब बनता है? जब सामने वाले का ऑब्लिगेशन बने। और कंपनी वाले की लाइबिलिटी कब बनती है डिविडेंड देने की? डिक्लेयर होते ही। लॉ कहता है डिक्लेयर हुआ विद इन 30 डेज क्या होना चाहिए? पे। तो इसलिए उसी वक्त हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाउ इफेक्ट ऑन अनसर्टेनिटीज ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। आपने कहा अनसर्टेनिटी है रेवेन्यू को लेकर के, तो अपन ने वो पढ़ ही लिया। अगर अनसर्टेनिटी है तो आज एंट्री ही मत करो। अब एस कहता है हमने एंट्री कर ली, उस वक्त अनसर्टेनिटी नहीं थी, बाद में जाके अनसर्टेनिटी आ गई, तो अब तो एक ही इलाज है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखिए, व्हेन at the time of sale or service the ultimate collection of revenue cannot be assessed with reasonable certainty, revenue recognition should be postponed। तब तो सिंपल है, पोस्टपोन कर दो till the time, कब तक? it is reasonably certain that ultimate collection will be made। the circumstances due to which revenue recognition has been postponed should be disclosed। आपको अपने नोट्स में देना पड़ेगा इन कारणों से हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया है। When such uncertainty arises after making the sale, सेल होने के बाद अनसर्टेनिटी आए, मतलब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुका था, बाद में अनसर्टेनिटी आई और रेंडरिंग सर्विसेज, इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू मेक अ प्रोविजन देन टू एडजस्ट द रेवेन्यू रिकॉर्डेड ओरिजिनली। मतलब रेवेन्यू जो रिकॉर्ड किया था उसको एडजस्ट मत करो, रादर आप क्या करो? प्रोविजन बनाओ। प्रोविजन मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। चलिए जी, अब क्वेश्चंस तो बस छोटा सा एस है, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी। Indicate in each case whether revenue can be recognized and when it can be recognized as per AS 19। Trade discount, volume rebate received। आपने गुड्स खरीदा, उस पर ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो क्या मैं इसको मेरी रेवेन्यू मान सकता हूँ? आप कहें रेवेन्यू होती ही नहीं, ये तो कॉस्ट में से माइनस होती है। हाँ, व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर्स और अदर्स फॉर रीसेल, हमने डिस्ट्रीब्यूटर को माल दिया, वो आगे वापस बेचता है, तो याद रखिए अगर वो एज अ प्रिंसिपल खरीदता है तब तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगी। वो अगर एज अ एजेंट खरीदता है तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगी? जब वो आगे रीसेल करेगा। व्हेन सेलर, हाँ ये अच्छा पॉइंट है, कॉन्करेंटली एग्रीज टू रीपरचेज द सेम गुड्स एट अ लेटर डेट। आपने किसी को माल बेचा और हाथों हाथ एक एग्रीमेंट कर लिया, 3 महीने बाद ये माल वापस आपसे खरीद लूंगा। क्या है ये ट्रांजैक्शन? 3 महीने बाद वापस खरीदूंगा। मैंने आपको गुड्स बेच दिया आज, 3 महीने बाद एग्रीमेंट कर लिया आज ही कि 3 महीने बाद वापस खरीद लूंगा। 3 महीने बाद क्या? पर सेल तो आज कर दिया, 3 महीने बाद तो वापस खरीदूंगा मैं आपसे, और 3 महीने बाद तो वापस परचेज होगा। सबसे पहले ऐसा एग्रीमेंट करने का लॉजिक क्या? हाँ, कुल मिला के कोई माल वाल बेचना नहीं था, पैसे चाहिए होंगे, तो मैंने आपको गुड्स पकड़ाए,
पैसे आपसे ले लिए, साथ में एग्रीमेंट लिख दिया 3 महीने बाद वापस खरीदूंगा तो वापस आपको पैसे दे दूंगा। इसका मतलब ये कोई रेवेन्यू का ट्रांजैक्शन ही नहीं है, ये तो प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अच्छा होगा भी क्या, आज मैं आपको 100 में बेच रहा हूँ, 3 महीने बाद एग्रीमेंट किया 105 में खरीदूंगा, तो प्रैक्टिकली तो मैं 5 रुपये आपको क्या कर रहा हूँ, ब्याज का पेमेंट कर रहा हूँ। एएस कहता है ये कोई रेवेन्यू ही नहीं है, तो सिंपल 5 रुपये का इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, एएस 9 से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, एजेंसी, इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज कल आया था। इंश्योरेंस एजेंट कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करे, रिन्यूअल ड्यू होते ही। हाँ, नई पॉलिसी में जब वो उसका फ्री लुकिंग पीरियड होता है ना भाई, 30 डेज का कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट, ऑन 11th March क्लोथ्स वर्थ 50,000 वर सोल्ड टू एक्समार्ट बट टू रिफर्बिशिंग ऑफ देयर शोरूम बीइंग अंडरवे ऑन देयर रिक्वेस्ट क्लोथ्स वर डिलीवर्ड ऑन 12th April। तो एक्स को हमने माल बेचा 11 मार्च को, सामने वाले कह रहे थोड़े दिन रुको मेरे शोरूम का रेनोवेशन कर रहा है बाद में देना, तो हमने बायर की रिक्वेस्ट पे डिलीवरी पोस्टपोन कर दी, तो रेवेन्यू तो 11 मार्च को ही रिकॉग्नाइज हो जाएगी। हाँ, आप लोग घर पे काम जरूर करना, ये थ्योरी के आंसर वापस सब पढ़ना। यहाँ तो मैंने बस एक लॉजिकल डिस्कशन कर लिया, पर लिखना क्या क्या है, कंटेंट क्या क्या रहता है, उसके लिए थोड़ा उनको रीडिंग करना ताकि थोड़ा ध्यान में रहे कि क्या लिखना है। प्रैक्टिकल वाले तो अपन करते वक्त लिख ही रहे हैं, पर इनके लिए भी कह रहा हूँ। नेक्स्ट, क्वेश्चन 2, Excel Limited is a manufacturing company in durable consumer goods with annual turnover of 1,000 lakhs. Company receives orders from its commission agents all over the country. Agents के थ्रू ऑर्डर आता है, but goods are dispatched directly to customer. Goods सीधे ग्राहक को डिलीवर होते हैं. The documents including transport bills are sent through bank for collection. थोड़ा याद आया भाई ये ऐसा पॉइंट है जी। सो कंपनी ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट बिल्स, दे आर सेंड थ्रू बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब बैंक को डॉक्यूमेंट्स दे दिए। एट द एंड ऑफ 6th year इट इज फाउंड डॉक्यूमेंट्स कवरिंग डिस्पैच ऑफ गुड्स वर्थ 100 lakhs वर स्टिल लाइंग विद बैंक्स नॉट क्लियर्ड बाय कस्टमर्स इवन दो नॉर्मल कलेक्शन पीरियड 20 days फ्रॉम डेट ऑफ डिस्पैच हैज एक्सपायर्ड। शुड रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज इन द अबव केस? चलिए ये तो अलग बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे केस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होनी कब चाहिए? हम गुड्स रवाना कर दें जब, या सामने वाला जब वो बैंक से पेपर छुड़वा के ले जाए जब। बिकॉज जब वो अपन ने बैंक को पेपर दिए तो इफेक्टिवली उन गुड्स का कंट्रोल हमारे पास है, कस्टमर के पास है। कस्टमर तो उन गुड्स को हाथ ही नहीं लगा सकता। कब तक? जब तक वो बैंक में पैसा नहीं देते। तो इफेक्टिवली हमने रिस्क रिवॉर्ड्स ओनरशिप की उसको अभी तक ट्रांसफर करी ही नहीं है। सारी रिस्क रिवॉर्ड हमारे पास है, ठीक है। कंट्रोल इज विद द सेलर ओनली, इसलिए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक कस्टमर वहाँ से पैसा, ये एज गुड एज कैश ऑन डिलीवरी सेल ही तो है। तो पैसा लोगे तब डिलीवरी मिलेगी। तो जब तक वो पैसा नहीं देता, डॉक्यूमेंट छुड़वाता नहीं है, जब तक हम ये कहेंगे उन गुड्स का सारा कंट्रोल हमारे पास है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं हो सकता। हाँ, ये नहीं 20 दिन से ऊपर हो गए इसलिए अब क्या करें, रादर पॉलिसी क्या होनी चाहिए, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ही कम होगा जब वो कस्टमर वहाँ से डॉक्यूमेंट्स रिलीज करवाए। हाँ जी, वही है, सेलर का इफेक्टिव कंट्रोल तो आज भी है ओनरशिप पे। नेक्स्ट, थर्ड, Board of Directors of AF Limited seeks your advice in finalization of financial statement for March 19. On the review of financial statement, it is noticed sale of goods costing 54 with a profit of 10% on selling price. हाँ, सेल का 10% है तो कॉस्ट का 10/90 हो जाएगा, तो 54,000 की कॉस्ट है तो सेल वैल्यू 60,000। तो क्वेश्चन क्या है, सेल कॉस्ट 54,000, बेचा था 60,000 में, इज इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री, वो स्टॉक में जुड़ा हुआ है। बिकॉज डिलीवरी वॉज पोस्टपोन्डेड एट बायर्स रिक्वेस्ट, बायर ने कहा नहीं अभी माल मत दो, तो हमने उसको स्टॉक में जोड़ दिया। क्या करें भाई, तो बायर की रिक्वेस्ट पर अगर माल रुका हुआ है तो सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए। सेल तो रिकॉर्ड कर लेंगे, स्टॉक में जोड़े कि नहीं जोड़े, इन ट्रांजिट या कस्टमर का गुड्स अपने यहाँ पे पड़ा है। देखिए अपनी बैलेंस शीट में सिर्फ अपना गुड्स आता है,
तो अगर हमने सेल रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब मेरे गोडाउन में वो गुड्स पड़ा है बट वो प्रैक्टिकली मेरा नहीं है, किसका है? कस्टमर का। आप कहीं नहीं अपन लिखते थे ना क्लोजिंग स्टॉक इन गोडाउन विद कस्टमर, वो विद कस्टमर तो था, अपना माल दूसरे के यहाँ पड़ा है। हाँ, ये इस केस में वो सामने वाला जो अपना कस्टमर है ना वो लिखेगा क्लोजिंग स्टॉक विद सप्लायर। अपने पास तो कस्टमर का गुड्स पड़ा है, वो अपना है ही नहीं, तो अपनी बैलेंस शीट में आने वाला भी नहीं। अपने को तो बस सेल में रिकॉर्ड करना है, स्टॉक में से हटाना है। ठीक है, नेक्स्ट, एम लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स मशीनरी यूज्ड इन स्टील प्लांट्स। तो ये मशीनें बनाती हैं। इट कोट्स प्राइसेस इन वेरियस स्टैंडर्ड्स इशूड बाय स्टील प्लांट्स। एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, full price of machine is not released by steel plants, but 10% is retained and paid after 1 year if there is satisfactory performance of machine in supply. तो आप मशीनें बनाते हो, मशीनें बेचते हो, सामने वाले जो आपके कस्टमर हैं पूरा पैसा नहीं देते, वो 90% देते हैं, 10% रोक के रखते हैं, और 10% पैसा साल भर बाद देते हैं अगर मशीन बराबर चलती है तो। The company accounts for only 90% of invoice as sales income, balance in the year of receipt to the extent of actual receipt only. अब कंपनी ने क्या पॉलिसी कर दी, मान लीजिए 100 लाख की मशीन बेची, 90 लाख तो जो आज आएगा उसको आज सेल मान लिया, 10 लाख अगले साल आएगा उसको अगले साल की सेल में डाल दिया। या क्या होना चाहिए, सेल तो पूरी आज रिकॉर्ड होनी चाहिए, कलेक्शन भले 1 साल बाद होगा, क्या करें? जब पैसा आए जैसे जैसे कर लें, कैश जब पूरा पैसा आ जाए तब, मतलब पूरी अगले साल ले जाऊं तो मतलब फिर तो कैश बेसिस अकाउंटिंग हो गया। उधार माल बेचते हो तो डेटर वाली एंट्री मत करो। सेल्स कब रिकॉर्ड होगी? देखिए मशीन तो पूरी आज डिलीवर कर दी, अब वो आपके टर्म्स ऑफ पेमेंट भले ही कुछ भी हो, हायर परचेज में तो पूरा ही पैसा बाद में ही आता है, तो भी सेल तो कब रिकॉर्ड होती है? फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे भले ही 10% उसने रोक के रखा है, 1 साल बाद रिलीज करेगा, सेल्स तो आज ही रिकॉर्ड होगी। हाँ, वो अलग बात है, आपको मालूम है कि ये 10% जो पैसे आने हैं, ठीक है, 10 में से 2 जने देते ही नहीं हैं, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना लो कि भाई इतना पैसा शायद नहीं आएगा। योर क्लाइंट हैज़ टू डील विद स्लो पेइंग कस्टमर्स, मतलब ग्राहक बहुत मुश्किल से पैसा देते हैं। The customer who do not pay within the stipulated period have to pay interest at the rate of 1% above the rate of bank borrowings. हमने भी कह दिया जो लेट पैसा देगा, बैंक की जो ब्याज की रेट चल रही है प्लस 1% देना पड़ेगा। Analysis of debtors recently revealed that interest accrued and accounted for in earlier year had very poor rate of acceptance and recovery. अब हम क्या करते हैं, जैसे 31 मार्च आई, ये देख लेते हैं किन किन डेटर्स का ड्यू ओवर ड्यू हो चुका है, कैसा इसका 4 महीने ऊपर निकल गया, इसका 6 महीने ऊपर निकल गया है, हमने जितने महीने एक्स्ट्रा हो गए उसका ब्याज का अकाउंटिंग भी करके रख दिया। पर अगले साल जब वसूली का टाइम आया, पता चला कि बड़ी मुश्किल से वो ब्याज का पैसा आ रहा है। इट इज़ वेरी पुअर रेट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिकवरी। इन मैनी केसेस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ बीन प्रोटेस्टेड, मतलब वो सामने वाला झगड़ा कर लेता, क्या ब्याज लोगे ये वो, एंड सॉट टू बी एडजस्टेड आफ्टर नेसेसरी रेक्टिफिकेशन इन ओरिजिनल इनवॉइस फॉर लो ग्रेड सप्लाईज। अपन ब्याज मांगते हैं, वो कहता है माल खराब था, कुल मिला करके पैसा मिलता नहीं है। देयर इज ऑल्सो एन एप्रीहेंशन अबाउट रिकवरी ऑफ फेस वैल्यू ऑफ माउंटिंग इनवॉइस। वो कह रहा ब्याज तो छोड़ो, इनवॉइस की फेस वैल्यू मतलब प्रिंसिपल का जो पैसा है वो भी डाउट है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, जिस पे हम इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस हाउ शुड इंटरेस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड? हाँ जी, तो ब्याज की इनकम कैसे रिकॉर्ड करें? तो वैसे तो आप कहेंगे टाइम प्रपोर्शन बेसिस, पर अगर अल्टीमेटली कलेक्शन डाउटफुल है और एंट्री करते वक्त ही मालूम है कि इसके पैसे तो बड़ी मुश्किल से आएंगे, तो इंटरेस्ट इनकम रिसीट बेसिस पे जब मिले तभी रिकॉर्ड कर लो। इस वाले एग्जाम्पल में, हाँ, ये नहीं कि हमेशा डाउट ही रहता है ना। देखिए नॉर्मल बिजनेस रिस्क इज ऑलवेज देयर, पर जिस केस में मालूम ही है कि तो बहुत रेयरली पैसा देता है कोई ब्याज का, तो फिर वो एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करने का कोई लॉजिक नहीं है। इट शुड बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रिसीव्ड। योर क्लाइंट दैट इज अ कैलेंडर ईयर एंडिंग, कैलेंडर ईयर का मतलब 31 दिसंबर, इज अ शेयरहोल्डर ऑफ ए लिमिटेड। In March 19, your client is in the process of finalizing December 18 accounts. हाँ,
सुनेगा ध्यान से भाई। अब दिसंबर 18 जो ईयर ख़त्म हुआ उसका अकाउंट फाइनलाइज वो कब कर रहा है? मार्च 19 में। तो ऐसा तो होता ही है ना भाई, दिसंबर का दिसंबर में फाइनलाइज होगा नहीं। A Limited had their AGM in January 19, in which it declared dividend of rupees 5 million, which was received by your client in February 19. अब वो जिस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं अपन ने, देखिए यहाँ पर क्लाइंट जो है उसके पास A Limited के शेयर हैं और A Limited ने जनवरी में डिविडेंड डिक्लेयर किया, फरवरी में अपने को मिल भी गया। ओके, अपना ईयर एंडिंग दिसंबर 18 था। योर क्लाइंट हैज़ रिकॉग्नाइज द डिविडेंड इन दिसंबर 18 अकाउंट्स। एज एन ऑडिटर आर यू इन एग्रीमेंट? हाँ, वो कहेगा AS4 इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। भाई 31 दिसंबर था, फाइनलाइज कब कर रहा है? मार्च में। उससे पहले पहले डिविडेंड तो आ ही गया है, तो AS4 के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्या? एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग है? क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर कब हुआ? जनवरी में। तो इसका मतलब दिसंबर में तो डिक्लेयर्ड ही नहीं था, तो अब जनवरी में हुआ तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट हुआ। दिसंबर में इनकम रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते, ये अगले साल जनवरी फरवरी में ही आएगा, अगले साल के P&L में ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एज एन ऑडिटर स्टेट योर व्यूज ऑन द फॉलोइंग सिचुएशन। T Limited purchase goods on credit for 5 crores for export from ABC। तो हाँ जी, T Limited एक कंपनी है, उसने ABC से गुड्स खरीदे हैं, कितने के? 5 करोड़ के। और क्या पर्पज से खरीदे हैं? एक्सपोर्ट करना है। अपॉन द एक्सपोर्ट ऑर्डर बीइंग कैंसिल्ड, अब हुआ क्या? एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो गया। T डिसाइडेड टू सेल द सेम इन द डोमेस्टिक मार्केट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। अब एक्सपोर्ट हो नहीं रहा था, उनका चलो भाई इंडिया में बेचो डिस्काउंट पे। Accordingly, ABC Limited was requested to offer a price discount of 25%। हाँ, देखो T ने ABC से माल खरीदा 5 करोड़ का, भाई एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट हुआ नहीं तो उसने इंडिया में ही बेच दिया। फिर बोला देखो मेरे को घाटा हो गया है, थोड़ा तुम भी सहन करो, तो उसने ABC को बोला भाई 25% डिस्काउंट दो। ABC wants to adjust the sales figure to the extent of discount requested by T। ABC ने कहा ठीक है डिस्काउंट दे देंगे। हाँ, यहाँ पे खरीदा किसने? T ने। बेचा किसने? ABC में। तो ये सब ABC के लिए पूछ रहा है। 5 करोड़ का माल बेचा, सामने वाले ने 25% डिस्काउंट मांग लिया, तो इस डिस्काउंट को मैं सेल में से ही कम करूं या P&L के डेबिट में डालूं? है जी, सेल में से कम करें। रीजन? ट्रेड डिस्काउंट है। देखिए, जब सेल किया उस वक्त तो कुछ पता था नहीं, बाद में जाकर के पंगा हुआ, एक्सपोर्ट ऑर्डर उसका कैंसिल हुआ, उसने बाद में डिस्काउंट मांगा। तो अपन ने अभी पढ़ा, एक बार सेल्स रिकॉर्ड हो गई, बाद में अब कोई पैसा नहीं आ रहा है तो उसको रेवेन्यू में एडजस्टमेंट करो, उसको तो एक्सपेंस में डेबिट करो, यानी कि डिस्काउंट, बैड डेट, जो भी आपको लिखना है P&L के डेबिट में आएगा। इट कैन नॉट बी एडजस्टेड इन सेल्स फिगर। देखिए, नेट इफेक्ट भले ही सेम रहता है, ओनली पॉइंट इज P&L का प्रेजेंटेशन। दूसरे रेशियोज पे फर्क पड़ता है ना, आपके FM में रेशियोज आता है ना, अब टर्न ओवर रेशियो, जहाँ पे भी टर्न ओवर रेशियो है वो टर्न ओवर का अमाउंट ही क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। The board of directors decided on 31st March to increase the sale price of certain items retrospectively from 1st January 19। ओहो, तो मार्च में डिसीजन लिया कि हम हमारे प्रोडक्ट की सेल प्राइस बैक डेट से बढ़ाएंगे। In view of this price revision with effect from 1st January, the company has to receive rupees 25 lakhs from its customers in respect of sales made between January to March। तो जनवरी से मार्च के बीच में हमने जो भी माल बेचा था, क्योंकि हमने बैक डेट से प्राइस बढ़ाई है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमको इन पुरानी सेल पे 25 लाख रुपया कस्टमर से और लेना है। एंड द अकाउंटेंट कैनॉट मेक अप हिज माइंड वेदर टू इंक्लूड 25 lakhs इन सेल्स फॉर 18-19 और नॉट। तो हमने मार्च में डिसीजन लिया, बैक डेट से सेल प्राइस बढ़ा दी है, तो जिनको पहले माल बेचा था उनको फ़ोन कर दिया इतने पैसे और भेजो भाई, सेल प्राइस बढ़ गई है। तो क्या उसको रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर लें? हाँ, सबसे पहले आप कहेंगे देगा कौन? कहेगा आप एक काम करो ना, 3 महीने क्यों, 5 साल पहले से बढ़ा दो, देने तो हमको ही है, देंगे थोड़ी। तो जनरली ऐसे केस में कलेक्शन इज नॉट सर्टेन। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होना चाहिए? जब मिल जाए। अब दूसरा सिचुएशन सुन लो भाई।
आपके सेल्स एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि हम 3 महीने बैक डेट से बढ़ा सकते हैं, समथिंग लाइक दैट इज पॉसिबल, पैसा देना पड़ेगा और कलेक्शन सर्टेन है, तो फिर रेवेन्यू उस वक्त भी रिकॉग्नाइज हो सकता है। बट देर आर पॉसिबिलिटीज, जनरली नॉट, बट मान लो आप कहते हो एग्जाम में क्वेश्चन तो आ ही सकता है ना कि कंपनी ने एग्रीमेंट किया कि हम साल भर में जो भी सेल करेंगे, ठीक है, ईयर एंड में उसमें जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ देना पड़ेगा। एस्केलेशन क्लॉज होता ही है ना, कई बार अपने कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐड करते ही हैं, तो वैसे यहाँ पे भी हो सकता है। तो इसके कारण अगर एग्रीमेंट के कारण ऐसा है कि वो पैसा उसको देना पड़ेगा तो रिकॉर्ड कर सकते हो, पर नॉर्मल कोर्स में तो आधे जने झगड़ेंगे, नहीं देंगे, वो होगा, तो वेट टिल कलेक्शन टेक्स प्लेस। A Limited used certain resources of N. In return, N received 10 lakhs, 15 lakhs as interest and royalty respectively from A during 18-19. You are required to state whether on what basis these revenues can be recognized. कुल मिला के ये पूछ रहा है ब्याज की और रॉयल्टी का इनकम। तो ब्याज के लिए हमेशा टाइम प्रपोर्शन, रॉयल्टी डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट। नेक्स्ट, ABC advertisers obtained advertisement rights for one-day World Cup cricket tournament to be held in May 19 for 800 lakhs in February 19. हाँ, तो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के एडवर्टाइजिंग राइट्स खरीदे किसने? ABC एडवर्टाइजर्स। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया भाई? एडवर्टाइजिंग एजेंसी का। हाँ, एडवर्टीज़मेंट के राइट्स खरीदने का मतलब उस मैच के टाइम में अब किसके एडवर्टीज़मेंट आएंगे हम डिसाइड करेंगे। ओके, तो अब अगर आपको अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट देना है तो आपको ABC एडवर्टाइज़र्स से बात करनी पड़ेगी और वो आपसे अब पैसा चार्ज करेगा। हाँ, पर ABC एडवर्टाइज़र्स ने खुद ने क्या किया है, जो भी वर्ल्ड कप करवा रहा है उसके साथ में एग्रीमेंट करके एडवर्टाइजमेंट के सारे राइट्स खरीद लिए। और कितने में खरीदे हैं? 800 लैक्स। खरीद कब लिए? फरवरी में। और मैच कब होने? मई में। हाँ जी, तो देखिए ये 800 का खर्चा सबसे पहले इस साल का खर्चा ही नहीं है। क्यों? कि आपने एडवांस पेमेंट किया है जिसके अगेंस्ट में मैच होंगे कब? मई में। तो ये खर्चा भी पेनल में कब जाएगा? मई में। और इससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट की जो इनकम आएगी वो भी कब जाएगी? मई में। बाय मार्च 19 they have paid 500 lakhs to secure these advertisement rights. Balance 300 lakhs was paid in April 19. हाँ, एग्रीमेंट तो फरवरी में ही कर लिया 800 में, 500 का पेमेंट मार्च तक हो गया, बाकी 300 का पेमेंट अप्रैल में हुआ, तो ये सब एडवांस में है। By March 19, they procured advertisement for 75% of the available time for 1000 lakhs. अब वापस आगे उन्होंने एडवर्टीजमेंट का टाइम स्लॉट बेच भी दिया। 75% टाइम स्लॉट उन्होंने कितने में बेच दिया है? 1000 में। द एडवर्टाइजर्स पेड, अब वो जो कंपनियां जिन्होंने एडवर्टीजमेंट बुक करवाया, दे पेड 60% ऑफ द अमाउंट बाय दैट डेट। मतलब 1000 का 60%, 600 आ भी गया। अब देखो सब कुछ एडवांस में ही चल रहा है, मैच तो अभी एक भी नहीं हुआ। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट आगे बुक करके 600 ले लिए, उसमें से 500 सामने वाले को पकड़ा दिए, कुल मिला के जेब का तो 1 रुपया भी नहीं लगा। द बैलेंस 40% वॉज रिसीव्ड इन अप्रैल, बाकी का 1000 का 40% अप्रैल में और आ गया। एडवर्टीजमेंट फॉर बैलेंस 25% टाइम वॉज प्रोक्योर्ड इन अप्रैल फॉर 200 लैक्स। तो कुल मिला के 75% टाइम तो बेच दिया 1000 में, 25% बेच दिया 200 में। टोटल सेल वैल्यू कितनी हो गई? 1200। कॉस्ट कितनी लगी है? 800। प्रॉफिट कितना हो गया? 400। द एडवर्टाइजर्स पेड द फुल अमाउंट वाइल बुकिंग द एडवर्टीजमेंट। पूरा पैसा 200 आ भी गया। 25% ऑफ एडवर्टीजमेंट टाइम इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल इन मई, बैलेंस इन जून। अच्छा, सारे मैच इसका मतलब मई में नहीं हो रहे हैं। जितने भी एडवर्टीजमेंट हमने बुक किए 25% वो कब आएंगे? मई में। 75% कब आएंगे? जून में। कल पढ़ा था एडवर्टीजमेंट इनकम कब रिकॉर्ड होनी चाहिए? व्हेन द एडवर्टीजमेंट अपीयर्स बिफोर पब्लिक। यानी कि जो 1200 लैक्स हमने लिया है ना, उसका 25% इनकम तो कब जाएगा? मई में। 75% कब जाएगा? जून में। क्वेश्चन ने पूछा है गिव जनरल एंट्रीज। शुरू करो भाई, एंट्रियां करेंगे। क्या हो गया? हाँ जी, सो स्टार्ट विद द एंट्रीज। यस,
हाँ, एंट्रियाँ कब से शुरू करनी पड़ेगी भाई? फरवरी में पेमेंट किया ना अपन ने। सबसे पहला पेमेंट कब किया? फरवरी में तो एग्रीमेंट किया, पेमेंट मार्च में किया। हाँ जी, फरवरी में तो एग्रीमेंट ही किया, उसमें से 500 का पेमेंट मार्च में किया, मार्च में एंट्री आ जाएगी। सो 2019 मार्च, हाँ मार्च में हमने परचेज का एडवांस पेमेंट किया है, ठीक है। तो एंट्री आई कैन से एडवांस फॉर परचेज ऑफ एडवर्टीजमेंट राइट्स डेबिट टू बैंक। हाँ, सो रुपीज इन लैक्स। तो हमने एडवांस दिया है किसके लिए? परचेज ऑफ एडवर्टीजमेंट राइट्स टू बैंक। तो मार्च में हमने जो 800 लैक्स का एडवर्टीजमेंट राइट खरीदने का एग्रीमेंट किया, उसका 500 पेमेंट किया। बी वेरी क्लियर, ये सेल एज वेल एज परचेज पेनल में कब जाएगी? मई और जून में। उससे पहले तो ये क्या है? एडवांस है। सेल भी एडवांस रिसीट है, परचेज का भी एडवांस पेमेंट है। हाँ, मार्च तक अपने पास पैसे भी आए। कितने पैसे आए भाई? वो 1000 का 60%। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फॉर सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट राइट्स 600। हाँ, 600 कैसा है भाई पता है ना? 1000 का 60% क्वेश्चन है का मार्च में ले लिए, तो प्रैक्टिकली जेब से 1 रुपया भी नहीं लगाए। इधर एडवर्टीजमेंट राइट खरीदे, इधर बेचे, बेचने वाले पैसे लिए और सामने वाले को पकड़ा दिया, उल्टा 100 लाख जेब में और आ गया। हाँ, आप कहें पैसे तो आ ही गए जेब में, अब क्या प्रॉब्लम है भाई? कल को वर्ल्ड कप कैंसिल हो जाए तो उससे 500 लेने पड़ेंगे, वापस सामने वाले को 600 देने पड़ेंगे, इसलिए 100 हमारी इनकम नहीं है, बैलेंस शीट में एसेट लाइट ही रहेगी। हाँ, फिर अप्रैल में बाकी का पेमेंट हुआ। हाँ, तो अप्रैल में ये वाली एंट्री रिपीट हो जाएगी। कितना पे करना है? 300। सो एडवांस फॉर परचेज ऑफ एडवर्टीजमेंट राइट्स डेबिट टू बैंक 300। हाँ, अप्रैल में सेल के भी और पैसे आ गए। हाँ, सेल के देखिए वो 1000 का 40% तो आया ही आया, प्लस क्वेश्चन कह रहा है कि बाकी का भी अपन ने क्या कर दिया है, वो 25% टाइम भी 200 में बेच दिया और सारे पैसे अप्रैल में आ गए, मतलब 400 प्लस 200 600। देखिए मार्च में 600 आ गए थे, अप्रैल में और 600 आ गए, पूरे 1200 हमारे पास आ चुके हैं। ओके, तो ये 4 एंट्रियां तो हो गई एडवांस पे करने की और एडवांस रिसीव करने की। यस, ठीक है भाई यहाँ तक। अब मई और जून में मैचेस होंगे और मई में एडवर्टीजमेंट कितना पब्लिश होएगा? 25%। जून में कितना होगा? 75%। यानी कि जो एडवांस हमारे पास है एसेट लायबिलिटी दोनों, इसका 25 और 75% हम क्या करेंगे? सेल और परचेज में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए मई में परचेज ऑफ एडवर्टीजमेंट राइट्स डेबिट टू एडवांस फॉर परचेज ऑफ एडवर्टीजमेंट राइट्स। हाँ, टोटल 800 लैक्स में हमने खरीदा था, उसका 25%। तो समझिए मई में मैं एडवांस को परचेज में, हाँ परचेज का मतलब ये मेरा क्या हो गया भाई? एक्सपेंस अकाउंट, जबकि एडवांस मेरे लिए क्या था? एसेट अकाउंट। एडवांस दिया हुआ था ना, तो ये मेरे लिए क्या था? एसेट अकाउंट। अब वो एसेट को मैंने एक्सपेंसेस में ट्रांसफ़र कर दिया। सेम वैसे ही सेल का जो एडवांस आया हुआ था उसको मैं इनकम में ट्रांसफ़र करूँगा। तो अगली एंट्री एडवांस फॉर सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट राइट डेबिट टू सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट राइट। हाँ, 1200 का 25%, कितना? 300। हाँ, तो देखिए टोटल वैसे प्रॉफिट होना कितना है अपने को?
1200 में बेचा है, 800 में खरीदा, 400 का 25%, 100 अप्रैल में प्रॉफिट आ जाएगा। क्यों? 200 का परचेज, 300 की सेल। हाँ, मई के बाद नेक्स्ट जून में वापस 75% वाला टाइम जाएगा। पीएनएल में कितना? 600 परचेज वाला, और सेल वाला भी 75% जाएगा। कितना? 900। देखिए, सेल 900, परचेज 600, प्रॉफिट जून में कितना आएगा? 300, अप्रैल में कितना आ गया? 100, टोटल हो गया आपका 400 का प्रॉफिट। ठीक है? हाँ, नया कुछ भी नहीं किया, परचेज सेल्स अकाउंट ही है, पर क्योंकि अपन ने एडवांस पे किया और एडवांस रिसीव किया हुआ था, इसलिए पहले उसको एडवांस अकाउंट में डाल दिया। 11-12 से आता है ना, डेटर विथ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर विथ डेबिट बैलेंस, वो क्या है? एडवांसेस। ठीक है? हाँ, आप लोग वापस एंट्री लिखना हो, मैं इधर एरो मत बना देना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, A Limited, हाँ, दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन, has been a successful jeweler for the past 50 years and sales were against cash only. ज्वेलरी वाले उधार देते भी नहीं हैं। The company diversified into apparels. अब उन्होंने कपड़ों का बिजनेस शुरू किया। A young senior executive was put in charge of apparel business and sales increased 5 times. तो एक यंग एग्जीक्यूटिव को रखा, उसने सेल्स 5 गुना कर दी। One of the condition for sale is dealers can return the unsold stock within 1 month of end of the season. हाँ, सेल 5 गुना क्यों हुई? उसने डीलर को बोल दिया, भाई जो माल नहीं बिके सीजन खत्म होते ही वापस महीने भर में रिटर्न कर दो। सेल्स रिटर्न फॉर द ईयर वॉज 25% ऑफ द सेल्स, और जितना माल बेचा है 25% रिटर्न आया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 गुना सेल हो गई, 25% आप भी गया, तो भी नेट 3.5-4 गुना सेल तो हो ही गई। सजेस्ट अ सुटेबल रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी फॉर द कंपनी। इस कंपनी को क्या करना चाहिए? भाई माल बेचते हैं, 25% वापस रिटर्न आता है, तो एक तो तरीका है सेल्स की एंट्री कर दो, वापस आएगा जब रिटर्न की एंट्री कर देना। एक है कि मालूम है 25% वापस आना ही है, तो 75% की करो। क्या किया जाए? हैं जी, पूरी सेल्स रिकॉर्ड करें, वापस सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करें, 75% ही कर दो। रिस्क रिवॉर्ड भले ट्रांसफर हो गई, ओनरशिप भले ट्रांसफर हो गई, कई बार तो पैसा भी आ जाता है, फिर वापस आप पेमेंट भी करते हो। मैं होता है ना, सप्लायर से पैसे भी आ गए, फिर उसने रिटर्न किया, वापस उसको पेमेंट किया। है जी, पूरा सेल्स रिकॉर्ड कर लूँ, और जब सेल्स रिटर्न होगा तब उस वक्त रिटर्न एंट्री कर। अच्छा चलिए, एक चीज़ बताइए, सेल्स रिटर्न की एंट्री कब होती है? जब रिटर्न होता है उसी वक्त, या उसका भी प्रोविजन बनता है? रिटर्न होता है जब ही, पहले कुछ नहीं हो सकता, कुछ ऐसा पड़ा ही नहीं, तो फिर मैचिंग प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं होगा। मैंने कॉस्ट इनकर करी इस साल, सामने सेल्स रिकॉर्ड कर ली, प्रॉफिट भी आ गया, और अगले साल सेल्स रिटर्न, जबकि सेल कब हुई थी? वो पिछले साल। है जी, हाँ, पर आप कहेंगे रिटर्न ही इस साल नहीं हुई तो अभी कैसे कर दूं? रिटर्न तो अगले साल हो रही है। हाँ जी, सब लोग सुन लो ध्यान से, सेल्स रिटर्न का भी प्रोविजन बनता है। All those businesses which have significant sales returns, because of the nature of their business, they need to have a sales return accounting policy also. Sales return policy नहीं कि हाँ भाई इतने टाइम में आप रिटर्न कर सकते हो, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी भी चाहिए। आप उसको समझिएगा, हाउ दैट सेल्स रिटर्न प्रोविजन नीड्स टू बी मेड।
सपोज आपने इस बार 1 लाख का गुड्स परचेज किया और उसको 1.5 लाख रुपए में बेच दिया, और इसमें से मालूम है कि 25,000 का गुड्स मान लो वापस आएगा, सेल्स वैल्यू ऑफ 25,000 विल बी रिटर्न, अभी तक रिटर्न हुआ नहीं है। ओके अच्छा, मान लो पहले ही रिटर्न हो जाता तो क्या करते आप? इसमें से माइनस करते। दूसरा इफेक्ट क्या आता? क्लोजिंग स्टॉक में आएगा ना, फिर रिटर्न हो गया तो स्टॉक में आएगा। हाँ, स्टॉक में किस वैल्यू पे आएगा? कॉस्ट पे। हाँ, कॉस्ट जो भी निकलेगी, एक काम करते हैं, वैल्यू थोड़ा इजी कर देता हूँ, 1,25,000 कर देता हूँ। ठीक है, 1,25,000 में गुड्स बेचा, 1 लाख वाला 1,25,000 में, मतलब सेल्स का 20% प्रॉफिट हुआ। 25,000 का गुड्स वापस आ गया, तो वापस आ गया तो यहाँ से माइनस करके सेल कितनी रिकॉर्ड करोगे आप? नेट 1 लाख रुपए, और क्लोजिंग स्टॉक में कितना आएगा भाई? 20,000। क्यों कि 25,000 वाले की कॉस्ट 20,000, प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 20,000। क्यों कि सेल का 20%। अब रिटर्न हो गया जब तो प्रॉब्लम खत्म। प्रॉब्लम यह है कि रिटर्न हुआ नहीं है, तो क्या करूं? तो देखिए, सेल्स तो पूरी रिकॉर्ड होगी होगी, पर अपने को मालूम है 25,000 का गुड्स वापस आएगा। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस इट इज प्रोबेबल कि 25,000 के करीब आपका एस्टिमेशन है गुड्स वापस आएगा। तो ये सेल्स प्रोविजन बनाओ। अब वो प्रोविजन कितने का बनाऊं? 25,000 का बनाऊं या 5,000 का बनाऊं या 20,000 का? ये लो एक और है जी। गुड्स वापस आएगा, नुकसान कितना होगा आपको? कॉस्ट का नुकसान होगा कि प्रॉफिट का नुकसान होगा? तो नोशनल लॉस है। जो बुक्स में रिकॉग्नाइज प्रॉफिट है वही जाएगा। हमने जब 1 लाख का 1,25 में दिया, हम 25,000 का प्रॉफिट मान रहे हैं। गुड्स वापस अगर आ गया तो गुड्स तो मिल ही जाएगा ना वापस। नुकसान 25,000 का नहीं होगा, नुकसान 20,000 का भी नहीं होगा, नुकसान 5,000 के प्रॉफिट का होगा। प्रोविजन 5,000 रुपए का बनेगा जो उस पर हम प्रॉफिट कमाने वाले थे। हाँ, अब सुन लो ध्यान से, गुड्स जो वापस आएगा वो फेंकने लायक है, मतलब इट कैन नॉट बी रीसोल्ड। तो नुकसान 5,000 प्लस 20,000 25,000 का होगा। तो खैर कुल मिला के आंसर जो है वो 20,000 तो कभी नहीं होगा, या तो 5,000 या 25,000। एग्जाम्पल, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेडिसिन कंपनीज में क्या सिस्टम होता है? जो मेडिसिन एक्सपायर हो गई डीलर के पास या रिटेलर के पास, कस्टमर के पास नहीं है, ठीक है, तो वो जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है वो फार्मा कंपनीज वापस लेती है और डीलर को वापस से पैसा रिफंड करती है। तो एक्सपायर्ड मेडिसिन वापस आना भी सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न ही तो है। और अब वो जो गुड्स वापस आया उसको रीसेल कर नहीं सकते, यानी कि पूरी की पूरी सेल वैल्यू के बराबर प्रोविजन बनाना पड़ता है। बिकॉज आप कहेंगे रिटर्न होगा जब अगले साल कर लेंगे, नो, उनके अमाउंट सिग्निफिकेंट होता है। सपोज बड़ी फार्मा कंपनी की बात करें, किसी का 1,000 करोड़ का टर्नओवर है और 10% रिटर्न आता है, 10% इटसेल्फ 100 करोड़ होता है, और वो 100 करोड़ मान लीजिए जीरो वैल्यू का है, तो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आपका अगर वो रिकॉर्ड नहीं करोगे तो इस साल का प्रॉफिट 100 करोड़ ज़्यादा आएगा। तो इसलिए सेल्स रिटर्न का अकाउंटिंग पॉलिसी भी चाहिए। हाँ, पर जो गुड्स वापस आएगा कोई और दूसरा ग्राहक ले जाएगा, तो उस केस में आपको नुकसान जो है पूरी सेल वैल्यू का नहीं होगा, सिर्फ किसका होगा? प्रॉफिट का। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप कहेंगे एक सजेस्ट सुटेबल रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी। बी वेरी क्लियर, माल आपने बेच दिया, भले ही 25% रिटर्न आएगा चाहे 30 आएगा, अगर मैंने रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दी, सब कुछ ट्रांसफर हो गया, अनसर्टिनिटी अबाउट अमाउंट कलेक्शन नहीं है, रेवेन्यू तो पूरा रिकॉर्ड होगा, पर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस सेल्स रिटर्न का प्रोविजन बनेगा। लिखिए, वो तो हो ही नहीं सकता। क्यों कि आपने पूरा गुड्स दे दिया। आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन पोस्टपोन्ड कब कर सकते हो? उसके लिए इसने क्या कह रखा है? या तो आपको डाउट है पैसा आएगा कि नहीं आएगा, या अल्टीमेट कलेक्शन में डाउट है। इसमें दोनों चीज़ों में वो तो है नहीं, रिस्क रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो गई है तो रेवेन्यू तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा।
वापिस आएगा। अच्छा, अगर यही चीज़ अपन कहते हैं फिर तो 75 ही करो, तब तो सेल्स रिटर्न नाम की चीज़ ही नहीं होती फिर तो। नहीं, वो तो हर बिजनेस में कुछ ना कुछ सेल्स रिटर्न तो होता ही है। तो आप हमेशा ही कह दोगे थोड़ा तो कम ही रिकॉर्ड करें, तो भले ही श्योर है पर गुड्स तो हमने दिया है, ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, कई बार उसका पैसा भी आ गया, फिर वापस गुड्स वापस आया, हम उसको पेमेंट भी वापस कर रहे हैं, तो सेल्स रिटर्न तभी तो रिकॉर्ड में आएगा। ओके, तो लिखिए एज पर AS9, revenue from sale of goods should be recognized when all the three conditions have been fulfilled. All the three conditions have been fulfilled. A point, ownership और रिस्क रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप, हाँ वो 3 कंडीशन लिखनी है। ए पॉइंट, ओनरशिप और रिस्क रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप हैव बीन ट्रांसफर्ड, ओनरशिप और रिस्क रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप हैव बीन ट्रांसफर्ड टू बायर। बी पार्ट क्या था? नो significant uncertainty about amount of consideration, और तीसरा क्या था? नो uncertainty about ultimate collection. No uncertainty about ultimate collection. अब लिखिए in the given case, since all conditions are fulfilled, so revenue will be recognized. At the time of sales. ठीक है, अगला पैराग्राफ। However, since sales returns are significant, क्योंकि सेल्स रिटर्न सिग्निफिकेंट है, so company should make provision for sales return. कंपनी को सेल्स रिटर्न का प्रोविजन बनाना चाहिए। For profit element of such goods which will be returned, ब्रैकेट में if they are resellable। हाँ, तो मैं सिर्फ प्रॉफिट वाले एलिमेंट का रिटर्न का प्रोविजन बनाऊंगा अगर वो रीसेलेबल है, इफ दे आर रीसेलेबल, ब्रैकेट क्लोज। और फॉर एंटायर सेल्स वैल्यू, हाँ एक तो मैंने लिखा दिया सिर्फ प्रॉफिट वाला पार्ट बनाओ, एक माल जो वापस आएगा कोई काम का नहीं है, तो और फॉर एंटायर सेल्स वैल्यू इफ such goods do not have any resale markets. ठीक है, हाँ जी, रीसेल मार्केट अगर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ खत्म करना है भाई आज। How would you recognize the revenue in respect of following transactions?
हाँ जी। थर्ड, गारंटी सेल्स व्हेन द बायर हैज अनलिमिटेड राइट ऑफ रिटर्निंग गुड्स। ये कल आया था, माल बेचा, बायर को राइट है जब चाहे रिटर्न कर दें। सेल्स की एंट्री तो करेंगे ही करेंगे, प्रोविज़न बनाएंगे। वो प्रोविज़न कल इसी बात का तो था। प्रोविज़न किस चीज़ का बना रहे हो? सेल्स रिटर्न का। भाई वापस आएगा तो सेल्स रिटर्न होगी तो उसका प्रोविज़न बना लेंगे। सेल्स सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन। हाँ, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगी? जब वो इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाए टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ बायर। वो भी ज़रूरी है। आपने हमारी तरफ से कंप्लीट वगैरह कहाँ कंप्लीट है, तो उसकी तरफ से कंप्लीट होना चाहिए। एंट्रेंस मेंबरशिप फीस ऑफ क्लब्स जनरली कैपिटलाइज, पर अगर हर साल लेते हो तो रेवेन्यू। कमीशन रिसीवेबल बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसीज व्हेन द एडवर्टीजमेंट अपीयर्स बिफोर पब्लिक। लिख देंगे इसका आंसर, तो वही एएस में से कॉपी पेस्ट करके लिखना है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ अ प्रोड्यूसर आर एज फॉलोज। तो डेट वाइज दिया है क्या क्या एक्टिविटी हुई। 20 जनवरी को रॉ मटेरियल खरीदा, कॉस्ट एनआरवी। 25 को WIP 1 में पहुंचा, 27 को WIP 2 में पहुंचा, 25 फरवरी को फिनिश गुड्स बन गया, कॉस्ट 17,000, एनआरवी 30,000। 12 मार्च को इट वाज रेडी फॉर सेल, मतलब पैकिंग वैकिंग करके आपने कहा सब तैयार कर दिया, बस ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। 27 मार्च को सेल्स एग्रीड एंड इनवॉइस प्रिपेयर्ड। 2 अप्रैल को डिलीवरी भी हो गई और पेमेंट भी आ गया। एक्सप्लेन द स्टेज ऑन विच यू थिंक रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड हाउ मच नेट प्रॉफिट ऑन अ यूनिट ऑफ दिस प्रोडक्ट। कब रिकॉर्ड करूं? देखिए, ऊपर वाली सब बातें तो फालतू की है, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं। नीचे वाले 2 में पॉइंट है। 27 मार्च को एग्रीमेंट हो गया, बिल बन गया, और 2 अप्रैल को डिलीवरी हो गई और पेमेंट आ गया। इनवॉइस बनने का मतलब आप कहेंगे ओनरशिप ट्रांसफर्ड। इनवॉइस बनते ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। कैश ऑन डिलीवरी माल खरीदते हो ऑनलाइन तो इनवॉइस साथ में आती है, पैसा देने के बाद आता है तो इनवॉइस बनाता है। पैसे तो इनवॉइस साथ में ही आती है तो इनवॉइस पहले ही बन जाती है। सेल कब रिकॉर्ड होगी? कैश ऑन डिलीवरी में जब आप पैसा देते हो। हाँ, यहाँ लिखा नहीं कौन सी सेल है, तो जवाब क्या दूँ अपने? तो 2 अप्रैल या 27 मार्च। तो आपको दोनों आंसर लिखने पड़ेंगे। अगर डिलीवरी प्री कंडीशन नहीं थी, कई बार होता है बायर ने कहा अभी रहने दो, 2 तारीख को भेज देना। इफ डिलीवरी वॉज अ नॉट प्री कंडीशन, या डिलीवरी हमारी तरफ से था ही नहीं, डिलीवरी वॉज एट बायर्स बिहाफ, तो उस केस में रेवेन्यू में 27 मार्च को ही रिकॉर्ड कर लूँगा। और एक था डिलीवरी मुझे करनी थी, पैसा उससे लेना था, तो 2 अप्रैल। आई टेल यू, एक्सपोर्ट के केस में 2 तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। वन इज FOB, फ्रेट ऑन बोर्ड तक का, मतलब जहाज तक पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, उसके आगे का बायर जाने। एक होता है CIF, ठीक है, दैट इज कस्टम, इंश्योरेंस, फ्रेट ऑल इंक्लूडेड। तो आप मान लीजिए मैं इंडिया से US एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। FOB का मतलब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंडियन पोर्ट तक गुड्स पहुंचाने की है। उसके बाद शिपिंग और सब आगे का काम बायर जाने उसके बिहाफ पे होगा। तो मेरे लिए सेल्स कब कंप्लीट हो गया? व्हेन इट रीचेज इंडियन पोर्ट। और CIF में मेरी ड्यूटी है कि US पोर्ट तक पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर 31 मार्च को हाई सीज में, समुद्र में ये जहाज, अगर CIF है मेरा टर्म, तो मैं मेरी सेल्स कब रिकॉर्ड कर सकता हूँ? जब वो US पहुँच जाए। इसका मतलब 31 मार्च को मुझे इन ट्रांजिट मटेरियल दिखाना पड़ेगा। तो वैसे ही डिलीवरी अगर मेरे बिहाफ पर है तो डिलीवरी का वेट करना पड़ेगा। डिलीवरी बायर के बिहाफ पर है, गुड्स रेडी, पैक्ड, सेपरेटेड, इनवॉइस मेड, रेवेन्यू इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो आंसर दोनों लिखने पड़ेंगे। चलो भाई।